संजना जैसे ही अपनी कार से उतरी, ऑफिस के गेट तक पहुंची थी, तभी एक छोटे से बच्चे ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मम्मी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? संजना अपना पल्लू छुड़ाकर बोली। अरे, कौन है तू और क्यों बकवास कर रहा है? इससे पहले ही कि बच्चा कुछ कहता, गेट कीपर भागता हुआ आया और बोला, माफ़ करना मैडम, मैं इसे देखता हूँ, आप जाइए। संजना तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। गेट पार कर जाते समय उसने एक बार पलट कर देखा। गेट कीपर उस बच्चे को भगा रहा था, लेकिन वो बार बार अंदर जाने की जिद कर रहा था। संजना लिफ्ट की ओर बढ़ गई। अपने कैबिन में पहुंचकर वह काम में जुट गई। बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग था। दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। लंच के बाद समय वह अपना खाना खाने बैठी, तभी उसे उस बच्चे की याद आ गई। संजना ने जल्दी से अपना टिफ़िन ख़त्म किया और उस गेट कीपर के पास पहुंच गई। संजना ने इधर उधर देखा, लेकिन बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। गार्ड भैया, वो बच्चा कौन था? संजना ने पूछा तो गार्ड बोला, मैडम उसकी आप चिंता ना करें, अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने उसके बाप से उसकी शिकायत कर दी और वह उसे यहाँ से ले गया। वो तो ठीक है, लेकिन वो ऐसे क्यों बोल रहा था? संजना की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। गार्ड ने बोला, भले घर का बच्चा है मैडम, उसकी माँ गौरी इसी बिल्डिंग में साफ सफाई का काम करती थी। उसका बाप शराबी है, सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। एक दिन जब वो घर पहुंची तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। गौरी का सिर दीवार में लगा और वह चल बसी। अब ये बच्चा यहीं घूम घूम कर भीख मांगता है। इस बिल्डिंग में आने वाली बहुत सी लेडीज़ को अपनी माँ समझकर पीछे पड़ जाता है। आप नहीं हैं, इसलिए आपको अजीब सा लगा। संजना ने दुखी होते हुए कहा, लेकिन आपने उसके बाप से क्या कहा? गार्ड ने बोला, मैंने उससे कहा, अगर आज के बाद ये बच्चा यहाँ नज़र आया तो तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगा। वह उसे मारते हुए घर ले गया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसकी रोज़ सभी लोग कंप्लेंट करते हैं। संजना बिना कुछ बोले अपने केबिन में आकर बैठ गई। वह एक गहरी सोच में पड़ गई। उस मासूम बच्चे का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। आज उसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई हो गई। उसका बाप पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन ऑफिस जाते समय टाइम भी तो बच्चा नहीं दिखा, तो संजना उसे 3 दिन बीत गए और संजना उसका इंतज़ार करती रही। एक दिन उसने फिर से गार्ड से कहा, गार्ड भैया, वो बच्चा नहीं दिख रहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप पता करो ना उसके बारे में। गार्ड ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अगले दिन संजना जल्दी से ऑफिस के गेट पर पहुंची। गार्ड ने उसे जो बताया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैडम, वो बच्चा तो अस्पताल में भर्ती है। उस शराबी ने उसे बहुत मारा। वह डर और मार को सहन न कर सका और बेहोश हो गया। पड़ोस के कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल कराए हैं। संजना ने कहा, उसके पास अब कौन है? गार्ड ने बोला, कोई नहीं मैडम, अब पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मर गया तो वो उसे लावारिस समझकर उसकी क्रिया कर देंगे। जिंदा बच गया तो फिर से वही बाप के जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाएगा। संजना अंदर से तड़प उठी। एक बारी से ही उसने मम्मी कहा था। वह गार्ड से अस्पताल का पता पूछकर अस्पताल पहुंची। वहां उसने पता किया कि उसे एक सरकारी वार्ड में भर्ती किया है। वह अभी भी बेहोश था। संजना ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा, मैडम कहाँ थी आप? ये बच्चा आपको कितना याद कर रहा है। अभी इसे नींद का इंजेक्शन दिया है। वैसे अब सब ठीक है। आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और इसने इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए। संजना ने कहा, वो मेरा बच्चा नहीं है, इसके बाप ने मारा है इसे। इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर से बात करके संजना वहीं बैठ गई। एक बार मम्मी बोलने से जो अनजाना सा रिश्ता बन गया था, उसे निभाते हुए वह शाम तक वहीं बैठी रही। शाम को जब बच्चे को होश आया तो उसने धीरे से आंख खोलकर कहा, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? देखो ना, पापा ने मुझे कितना मारा। संजना ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, बस बेटा, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। तभी पीछे से अविनाश की आवाज़ आई, हाँ, और अब मम्मी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी।
संजना ने अपने पति को सारी बात फ़ोन पर बताई। 2 दिन बाद संजना और अविनाश बच्चे को अपने घर ले आए। अविनाश ने बच्चे को गोद लेने के कागज़ बनवाकर गार्ड और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके उसके बाप से पेपर साइन करवा लिए। बदले में उसके बाप को 10,000 रुपये देने पड़े। अविनाश और संजना ने बच्चे का नामकरण किया और उसका नाम ऋषभ रखा। राकेश अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहा था, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेज़ी से आकर उसके पास रुकी। पापा, कब तक आप इस खटारा स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर राकेश ने उसके अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उसका बेटा आशीष बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़ी राकेश की पत्नी गायत्री ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। राकेश जी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और बोला, दोबारा कभी उसके वकील बनने की कोशिश मत करना। गायत्री जी चुप हो गईं। राकेश जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गायत्री जी की ओर देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 2 साल पहले ही आशीष की शादी की थी। शादी के बाद से ही आशीष और उसकी पत्नी शैलजा का व्यवहार बदल गया। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ राकेश जी ने बेटे की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूखे मरते। इधर शाम को जब आशीष घर पहुंचा तो शैलजा गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली बेइज्जती कराकर? गली में सब देख रहे थे और तुम्हारे पापा जैसे उन्होंने तो सोच ही रखा है तुम्हारी बेइज्जती करने का। आशीष को भी गुस्सा आ रहा था और वो बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मकान ढूंढता हूँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 2 दिन बाद ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। गायत्री जी रो रही थी। अलग था तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो था, उन्होंने राकेश जी की ओर देखते हुए कहा। राकेश जी कुछ नहीं बोले। राकेश जी जैसे जिंदा दिल इंसान जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में पैसे बचाकर कर्ज लेकर आशीष को पढ़ाया। जब वह सरकारी ऑफिसर बन गया तो राकेश जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन बहू बेटे की बेरुखी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया और वो बिल्कुल शांत रहते। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गायत्री का क्या होगा। कई महीनों बाद आशीष अपनी माँ से मिलने आया। आशीष को देखकर गायत्री जी बहुत खुश हुई। आशीष बोला, मम्मी, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट हुई है, हम चाहते हैं आप और पापा हमारे साथ रहो। शैलजा बहुत परेशान है। गायत्री जी ने राकेश की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। आशीष जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी। गायत्री जी ने कहा, बेटा, तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। शैलजा की देखभाल भी कर लूँगी और इनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी राकेश जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका पोर्शन मैंने किराए पर दे दिया है, 2 दिन बाद वो लोग आ जाएंगे, इसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। पापा की बात सुनकर आशीष निराश होकर चला गया। गायत्री जी रोने लगी। राकेश जी ने कहा, कल तक जब इसका मतलब निकल जाएगा तो ये रंग बदल लेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम इनकी नौकरानी बनकर रहोगी। इससे अच्छा है अपने सम्मान के साथ उनसे अलग रहें। ऊपर किराएदार देने तो घर की देखभाल भी होगी और पैसा भी आएगा। कल मैं नहीं भी रहूँगा तो तब भी तुम सम्मान से अपने घर में रहोगी। गायत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक ही तो कह रहे थे राकेश जी। एक तरफ उनका बेटा जो बस अपने फ़ायदे के लिए उन्हें लेकर जा रहा था, और एक तरफ उनके पति जो मेरे लिए अपने मरने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ़ ना हो इसका इंतज़ाम कर रहे थे। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आप ठीक कर रहे हैं। आप होता तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं जहां हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सरला जी अस्पताल से घर आईं तो देखा सीमा उनकी जगह बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी, क्या सिल रही हो? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी कमला जी आई थी, कह रही थी कि उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज़ अर्जेंट सिलने हैं। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएंगे। 3 थे, मैंने सोचा जब तक आप आएंगी एक तो तैयार कर ही देती हूँ।
आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सरला जी पास पड़ी एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी, क्या हो गया इस बेटी को जो कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। रोज़ अपने पापा से पैसे लेकर जाती और कभी वापस नहीं करती थी। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, पार्टियाँ, यही उसकी ज़िंदगी थी। आज एक एक पैसे के लिए काम कर रही है। तभी सीमा पानी ले आई। बोली, मम्मी पापा आप कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? बेटी, डॉक्टर तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि वो कोमा में हैं। पता नहीं कब होश आएगा। भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट ना होता। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी दुनिया छीन ली। इस एक साल में सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब क्या होगा? यह सुनकर सीमा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करती, रात में कपड़े सिलती थी। एक बड़े से घर को बेचकर वो लोग छोटे से किराए के मकान में आ गए। हर जगह कार से जाने वाली मेरी मम्मी आज बसों में धक्के खा रही हैं। पापा का सारा बिजनेस उनके पार्टनर ने हड़प लिया। उन्हें पता है आज नहीं तो वे कल नहीं रहेंगे। इधर रिश्तेदार इस डर से नहीं आते कहीं हमसे पैसा ना मांग लें। कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने अपने आप को संभाला और मम्मी से बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, पास ही में मुझे 2 बच्चे मिले हैं ट्यूशन के लिए। कल से मैं दोपहर को उन्हें पढ़ा दिया करूँगी। यह सुनकर सरला जी के होंठों पर फीकी सी हंसी आ गई। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना उसके पापा ने देखा था। आज वही बेटी अपना सपना भूलकर अपनी पढ़ाई छोड़कर ट्यूशन देने की बात कर रही है। ज़िंदगी में कब किसे क्या देखना पड़े ये किसी को पता नहीं। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंची तो पता लगा कि उनके पति ने दम तोड़ दिया। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चली गई। फिर शुरू हुआ वही 13 दिन का मेला। रिश्तेदार सगे बनकर आ गए। घर मेहमानों से भर गया। लेकिन सरला जी की आंखें अब सूख चुकी थीं। उन्हें सबसे नफरत थी क्योंकि उन्हें पता था 13 दिन के बाद वे नज़र नहीं आएंगे। माँ और बेटी दोनों ही आंखों आंखों में एक दूसरे को देखती और इस तमाशे के ख़त्म होने का इंतज़ार करती। 13 दिन के बाद सरला जी ने अपनी सिरे से ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया। वह बड़े से शहर को छोड़कर गांव में लौट आईं। पति की निशानी के रूप में यही एक गांव का मकान था और वहीं कुछ ज़मीन भी थी। सरला जी ने खेती शुरू करने की। दोनों माँ बेटी मेहनत करके अच्छी फसल पैदा करती। कुछ दिन के बाद जब पैसे आने लगे तो उन्होंने खेत पर मजदूर रख लिए। सरला अब गांव के बच्चों को पढ़ाती। कम खर्च में सुकून की ज़िंदगी बीत रही थी। सरला जी को एक तसल्ली थी कि और गांव में ही कोई लड़का देखकर कम खर्च में सीमा की शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शहरों की तरह दिखावा नहीं होता। लाजू गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते हुए दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। तो लाजू ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उनका धन्यवाद किया और आगे चले गए। कुछ देर के बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वो बुजुर्ग और उनके पिता खाट पर बैठे हुए थे। रामधन जी ने लाजो के जो पिता थे रत्नलाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे और कई साल के बाद वे रामधन से मिले आए थे। रामधन जी ने जैसे ही लाजो को देखा तो वो बोले, ले भाई रतनलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के ना रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती इससे पहले ही रतनलाल ने कहा, भाई रामधन, तेरी पत्नी तो नहीं रही, लेकिन तेरी बेटी बहुत संस्कारी है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता और फिर कहीं जाकर पानी पिलाता।
तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्म से अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज़ लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा तो ले आओ। रतनलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन लो। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक है ना? रामधन की बात सुनकर रतनलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहाँ मैं और कहाँ तू। रतनलाल जी ने कहा, पैसों की तुम चिंता मत करो। मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ जिसमें संस्कार हों, और मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। रतनलाल की बात सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता। किवाड़ की ओर से लाजो ये सब सुन रही थी। रतनलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात तो हुई खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मज़ा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन की आवाज़ लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आई। रामधन ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू लो। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस अंदर चली गई। उसके जाने के बाद रतनलाल ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती करता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर लो। रामधन बोला, हाँ भाई, बड़े रसीम से मिलती है ऐसे संतान जो अपने माता पिता को सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की बच्ची को कौन अपनाएगा। रतनलाल जी ने बोले, अब तो चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतज़ाम कर दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रतनलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उसके जाने के बाद रामधन ने घर में आकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश है ना इस रिश्ते से? लाजो ने कहा, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। तो उसके पिताजी ने बोला, बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रखूँगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। रतनलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन के बाद पास के गांव से दो लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रतनलाल जी ने ही भेजा था। अब रामधन अपनी अपनी बेटी की शादी के तैयारों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली। शादी के एक सप्ताह पहले ही एक दिन रामधन अपने संबंधी से मिलने उनके गांव पहुंचे। रतनलाल जी को देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलाया। अपने होले मेरे दामाद सत्यन से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रतनलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ क्यों आया? ज़रूर कोई बात है, बता क्या बात है? रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रतनलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था कि मैं शादी की तैयारियां कर दूंगा तो फिर तूने ये सब क्यों किया? रामधन आश्चर्य में पड़ गया और बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे करना ही था। रामधन यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रतनलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रतनलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रतनलाल जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत कहना।
यह कर कर उन्होंने खेतों के कागज़ रामधन के हाथों में पकड़ा दिए। रामधन जी ने कहा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज़ हैं जो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए? तो रतनलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत को गिरवी रखने वाली बात हमें बताई और वहीं से ये कागज़ छुड़वा कर लाया हूँ। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रतनलाल जी ने उन्हें से गले लगा दिया और बोला, भाई खेत ही तो गिरवी रखा था, तो कर्ज कहाँ से चुकाता और फिर खाता क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रतनलाल जी ने आवाज़ लगाई, वंश। वंश ने आकर 50,000 रुपये अपने पिता के हाथ में रख दिए। रतनलाल जी ने कहा, ले भाई, शादी के तैयारा कर और वंश इन्हें घर छोड़कर आओ। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को लेकर घर आएंगे और वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पाए, बस उसके मुंह से इतना ही निकला कि मेरे बेटे के नसीब खुल गए। यह कहते हुए वे कुर्सी पर ही लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। रतनलाल जी उसे संभालते, इससे पहले ही वे दुनिया छोड़ चुके थे। रतनलाल जी अपने दोस्त से लिपटकर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा करके उसके गांव पहुँचे। लाजो को जब ये सब पता लगा तो वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रतनलाल जी ने अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के बाद उन्होंने सादा से तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था। गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ कल्याणी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता तो कभी काम नहीं मिलता। गीता पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गीता घर आकर घर का काम निपटाकर पढ़ने बैठ जाती। एक दिन गीता शाम तक माँ का इंतज़ार कर रही थी। माँ के ना आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता जब घर आए तो वह गीता को घर छोड़कर उसकी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि कल्याणी तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली थी तो मोहन जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। पुलिस ने कहा, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मोहन जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वालों ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर वापस आ गए। घर आकर देखा कि गीता बैठी रो रही थी। मोहन जी ने फटाफट बाजार गए और गीता के लिए खाना लेकर आए। गीता ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर मोहन जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कल्याणी का कहीं कुछ पता नहीं लगा। सुबह जब गीता की आँख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर लेटी हुई हैं और उसका सिर ढका हुआ है। गीता को कुछ समझ नहीं आया। पास ही में मोहन जी जो खड़े थे वो रो रहे थे। तभी गीता की चाची ने उसे अपने सिर पिटा दिया और बोला, बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। गीता का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई अपनी माँ से लिपट गई और बोली, उठो ना माँ, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। गीता की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद गीता रोते रोते बेहोश हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। गीता अब गुमसुम रहने लगी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। एक दिन मोहन जी ने कहा, गीता बेटी कल्याणी तो अब नहीं वापस आएगी, तू और मैं ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूँगा। इसी तरह समय बीत रहा था। गीता अब घर के काम निपटाने लगी। एक दिन जब वो मंदिर जा रही थी, वह अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती
उसकी माँ को मरे हुए 2 महीने हो चुके थे। वह अब माँ के सारे काम करने लगी। उसकी माँ भी रोज़ मंदिर जाती थी, इसलिए वह भी उसी की तरह रोज़ मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुज़ुर्ग मिले। धीरे धीरे गीता और रंजना में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों में कुछ देर के लिए बैठ जाती। रंजना जी ने बातों ही बातों में गीता के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन जब मोहन जी घर आए, उनका काम छूट गया था। वो इसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी गीता अंदर आई और बोली, पापा देखो कौन आया है। मोहन जी ने देखा कि बाहर एक चमचमाती सी कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतर निकल उनके घर की ओर आ रही थी। महंगे कपड़े, जेवर पहने हुए थे। मोहन जी ने इशारे से गीता से पूछा कि ये कौन है। तो गीता ने बोला, अरे पापा, ये वही रंजना है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज़ मुझे मंदिर में मिलती हैं। आज ये घर आकर कहने लगी और मैं इन्हें अपने घर ले आई। मोहन जी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और बोले, मालकिन आपने क्यों कष्ट किया? बच्ची से कह देती तो मैं आपकी सेवा में आ जाता। यह सुनकर रंजना ने कहा, कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। मोहन जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। ओह, मैं तो भूल गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रंजना जी ने कहा, नहीं मोहन, परेशान मत हो, आप बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हो, आपकी बेटी बहुत होनहार है और संस्कारी है। जितने ध्यान से वो पूजा करती है, मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे पर तेज इसकी हंसी मैं तो घर जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूँ मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ, अपने घर ले जाकर। मोहन जी ने जितना अपनी बेटी की तारीफ सुना तो वे बहुत खुश हो गए और वे उतने ही दुखी नहीं थे। बोले, मालकिन, मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई। अब मेरे जीने का सहारा एक यही गीता तो है। इसे भी आग ले जाएंगी तो मैं कैसे जीऊँगा? तो रंजना जी ने कहा, मोहन जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है तो कभी नहीं। बस मेरे घर की देखभाल करना तो गीता मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति भी नहीं हैं और मेरे जो बच्चे हैं वो दूर देश में रहते हैं। मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन, एक बिन माँ की बच्ची की आप मदद कर रही हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। रंजना जी ने कहा, नहीं मोहन जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी हूँ। जानते हैं, इसने छोटी सी एक मेरी पोती होगी, लेकिन मैंने उसे कभी भी फ़ोन पर नहीं किया। मैं इसका अच्छे से पालन करूँगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। मोहन जी को कुछ समझ नहीं आया तो रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया, आप तैयारियां कीजिए, मेरे नौकर आकर आपका सामान ले जाएंगे और आप दोनों मेरे साथ चलिए। रंजना जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर घर ले आईं। घर में 2 नौकरों को ड्राइवर के साथ भेजकर मोहन जी के घर का सारा सामान मंगवा लिया, जिसमें उसकी सबसे ज़रूरी गीता की माँ की फ़ोटो थी। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन गीता घर आई और कहा, पापा देखो, मैं डॉक्टर बन गई। आज ही मुझे डिग्री मिली है। कल से ही मुझे सरकारी हॉस्पिटल जाना है। मोहन जी उसे अपने साथ ले गए और एक बड़े से हॉल में रंजना जी की तस्वीर लगी थी। मोहन जी बोले, बेटी, पहले इन्हें नमन करो जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना ये देवी अब हमारे बीच नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है, अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी ये अंतिम इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी गीता बड़ी होकर डॉक्टर बने। गीता और मोहन जी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ रंजना जी के बेटे थे जिन्हें उनके मरने का कोई गम नहीं था और ना ही वो आए, और एक तरफ रंजना थी जो उनकी याद में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। और गीता, जिसे कि रंजना जी ने बहुत प्यार दिया, वही उन्हें अपना सब कुछ उनके नाम ही कर गई।